चलिए, गुड इवनिंग। तो करंट अफेयर सीरीज के एक नए वर्जन में आप सभी का स्वागत है। इस नए साल में हम एक नई अनाउंसमेंट के साथ में जो अपनी करंट अफेयर सीरीज इतने दिनों से चल रही थी उसको अपन ने जांचा परखा, उसको हम लोग सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, तो उसको सस्टेन हम कर पाए। अब उसी सीक्वेंस में और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, और ज्यादा समावेशी बनाने के लिए अपन इस नए साल से एक नई और शुरुआत को करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको तो अपन लेंगे ही लेंगे। उससे पहले नया हम क्या करेंगे इस करंट अफेयर सीरीज के साथ में, उससे संबंधित बात हम करें तो नया हम करने वाले हैं इसमें जो अपनी नई ये सीरीज चलेगी, इसका नाम अपन रखेंगे करंट पर्सपेक्टिव, जो समसामयिक परिदृश्य है उसका। उसके तहत अपन ने प्लानिंग किया है कि जो बच्चे आरएस का फाउंडेशन का कोर्स पूरा कर चुके हैं, सब इंस्पेक्टर का कोर्स पूरा कर चुके हैं, या और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके नोट्स थोड़े से पुराने हो गए हैं, करंट के साथ रिलेवेंट नहीं है, उन सब में वैल्यू एडिशन करने के लिए जो भी सब्जेक्ट और उसका टॉपिक होगा और उसमें करंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक को बता के कि भाई आपका इकोनॉमी वाला ये सेक्शन उसमें ये टॉपिक, साइंस और टेक्नोलॉजी वाला ये सेक्शन उसमें ये टॉपिक, या फिर आईवार वाला ये सेक्शन उसमें ये टॉपिक, ज्योग्राफी का ये सेक्शन ये टॉपिक, उसको हम अप टू डेट रखे एग्जाम के 15 दिन पहले या 10 दिन पहले तक। तो अपनी सीरीज जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं फाउंडेशन कोर्स में या कहीं से भी आपने पढ़े ऑनलाइन वाले बच्चे, उनके नोट्स एग्जाम तक रिलेवेंट बने रहे, क्योंकि हम पिछले कुछ जो एग्जाम हुए हैं आरपीएससी या सबऑर्डिनेट बोर्ड के, उसमें करंट का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। एक मोटा मोटी रफ अनुमान हम लगाएं तो 70-30 का रेशियो आ रहा है, 30% करंट अफेयर उसमें एड ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब जो फाउंडेशन का बेसिक आपने किया और वो आपके करंट से अपडेट रहे तो आपके एग्जाम पास करने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अपनी सीरीज उसी पर बेस्ड है। तो एक तरीके से इसको नोट्स का वैल्यू एडिशन आप कह सकते हैं, या फिर नोट्स को करंट के साथ कंटिन्यूअस अपडेट करने की एक प्रयास कह सकते हैं। तो हम वो करेंगे। इससे कौन से विद्यार्थी लाभार्थी होंगे या लाभान्वित होंगे? आरएस वाले, सब इंस्पेक्टर वाले, या आरपीएससी की कोई दूसरी एग्जाम देने वाले बच्चे। अपने स्प्रिंग बोर्ड के अंदर इस सीरीज के तहत क्या काम किया जाएगा जो है वो लगातार मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग कैसे किया जाए और उसमें करंट की चीजों को कैसे शामिल किया जाए उसका वैल्यू एडिशन, समसामयिक जो मुद्दे होंगे उसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं कि एक फैक्ट के हिसाब से नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में सवाल कैसे निकलते हैं, मेंस में सवाल कैसे निकलते हैं, उनका इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा। और साथ में मुख्य परीक्षाओं के लिए या प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए सैंपल क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसका आप आंसर लिखोगे और उसका एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, ठीक ठाक आंसर होना चाहिए, बीच बीच में आपके साथ वो भी शेयर किया जाएगा। इसके साथ में अभी आने वाले टाइम में अपना राजस्थान सरकार वाला इकोनॉमिक सर्वे तो हम अब तक करवाते ही रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे एग्जाम रेडी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो इतना मोटा पोथा होता है, उसमें सब कुछ पढ़ ले तो फिर कोई पीछे बचता नहीं है। अपने एग्जाम में वो कैसे काम का है, क्योंकि आरएस की मुख्य परीक्षा हुई और उसमें सेंटर वाले इकोनॉमिक सर्वे में से खूब सारे सवाल निकले। तो इस बार हम सेंटर वाले इकोनॉमिक सर्वे को और सेंटर वाले बजट को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस बजट में चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, सोसाइटी की बात हो, वो सारी चीजें एग्जाम रेडी अपन उसको तैयार करने वाले हैं। अपना जो वैल्यू सोर्स जो रहेगा ओरिजिनल सोर्स, उसमें हम सूजस को भी लेंगे, द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, और भी कोई अपना ऑथेंटिक सोर्स होगा उसी से अपन सारी खबरों को लेंगे। जो अभी बच्चे स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनको हर 10 दिन में क्लास के अंदर ये जो अपने यहां पर पढ़ाया जाएगा उसके प्रिंटेड नोट्स पहुंच जाएंगे। जो बच्चे अपना कोर्स पूरा करके घर जा चुके हैं वो टेलीग्राम चैनल जो स्प्रिंग बोर्ड का ऑफिशियल है या फिर अपनी स्प्रिंग बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके अंदर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक साथ प्रिंटेड फॉर्म में यहां कहीं से आप खरीद सकते हैं उसको। तो जो जिन बच्चों का अभी फाउंडेशन चल रहा है उनको महीने में 3 बार अपन करंट अफेयर सीरीज का ये लगातार पीडीएफ पहुंचाएंगे, करंट अफेयर जिसके अंदर प्रिंटेड होगा, और वो बच्चे
इस पीडीएफ को अपने नोट्स के साथ अलाइंस कर सकते हैं, या इनकी एक अलग से, जैसे इकोनॉमी का अलग, साइंस टेक का अलग, ज्योग्राफी का अलग, अपनी एक फाइल मेंटेन कर सकते हैं और अपने नोट्स को अप टू डेट रख सकते हैं। तो कुल मिला के इस एग्जाम के लिए जितनी चीजें आवश्यक होती है, कई बार बच्चे डाउट करते हैं कि उनका जो मटेरियल है, जो फाउंडेशन वाला है, वो पिछले 6 महीने से अपडेट नहीं हुआ। तो अपन इस बात का विश्वास रखें कि अप टू डेट एग्जाम वाले दिन तक हम इसको करके रखेंगे, और जो भी जायज सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के हो, आरएस के दृष्टिकोण से मुख्य परीक्षा के, उनके करंट बेस जितने भी सैंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अभी तक तो अपन एक एक दो दो ले रहे थे, आने वाले टाइम में और ज्यादा क्वेश्चंस उसमें शामिल करेंगे। मुख्य परीक्षा में जो आप पहले दिन क्वेश्चन लिखोगे, उसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है, उससे आपको आइडिया मिले, वो अगले दिन अपन उसका क्वेश्चन का आंसर भी साथ में डिस्प्ले रखेंगे और पीडीएफ के अंदर भी लिखा हुआ रहेगा। समय समय पर जैसे भी और कोई चीजों की आवश्यकता महसूस हुई, वो सब चीजें भी इस सीरीज में शामिल किया जाएगा। बॉटम लाइन अगर कहा जाए तो इस सीरीज का उद्देश्य होगा कि आपको एग्जाम रेडी रखना, आपके नोट्स को एग्जाम रेडी रखना, आपको जो बदलते हुए ट्रेंड है उसके अनुसार तैयार रखना। ठीक है ये बात? तो ये तो हुआ आज का अनाउंसमेंट। उसके बाद आज जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है, या आज जो हम टॉपिक लेंगे, वो एक ठीक ठाक सवाल उसमें से फिर बनता है। उसमें बहुत सारे बच्चों को यह लग सकता है कि ये कोई सवाल आने लायक नहीं है, लेकिन वाकई यूपीएससी ने इस पे एक सवाल पूछा है आरएएस के ऊपर। और ये आरएएस का मतलब यहां पर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, इसके ऊपर प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछा गया है। और इस तरीके के सवाल पूछे जाने बनते भी हैं, मुश्किल सवालों की श्रेणी में आते हैं। आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी को ही मिनिस्टर कौन से, फिशरीज मछली पालन, लाइव स्टॉक कल्चर यानी कि पशुपालन और डेयरी, इन तीनों मामलों को देखने वाले मंत्रालय, और उनके मंत्री जी कौन है, राजीव रंजन सिंह जी, जो बिहार से आते हैं, इनका उर्फ उपनाम है लल्लन सिंह। इन्होंने तेलंगाना के अंदर एक स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म और जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। अच्छा, एक्वाकल्चर किसको कहते हैं? एक्वा का मतलब होता है पानी और कल्चर का मतलब होता है नर्चर करना। पानी में मछलियों को पाला जा सकता है, सीपी मोती से मोतियों का पैदावार की जा सकती है, झींगा की खेती की जा सकती है, जो प्रोन कहते हैं, जिनको सी फूड के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब पानी में किसी भी प्रकार का जो पालन किया जाए वो क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर। तो एक ऐसा एक्वाकल्चर का फार्म और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बिल्कुल स्मार्ट और ग्रीन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाला है, और उसमें जो टेक्निक काम में ली जाएगी वो क्या ली जाएगी? रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। देखिए, मछली पालन के लिए परंपरागत रूप से हम जानते हैं कि एक पॉन्ड, एक तालाब की जरूरत होती है। उस तालाब के अंदर लगातार उस पानी में एयर को डिप करने के लिए बड़े बड़े पंखे चलाए जाते हैं या वाटर पंप चलाए जाते हैं, क्योंकि मछली पानी में रहती है और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन पर्याप्त हो तभी मछली उसमें जिंदा रहती है। क्योंकि मछली पानी के अंदर जब सांस लेती है तो वो पानी उसके गिल्स या गलफड़ों के थ्रू गुजरता है और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन उसको मिलती है, बदले में वो CO2 छोड़ती है पानी में। इसलिए अगर पानी में ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मछलियां मरना शुरू हो जाती है। हम छोटे छोटे एक्वेरियम देखते हैं, उसमें लगातार वाटर पंप चलता है, बुलबुले निकलते रहते हैं। वो बुलबुले किसके हैं? बाहर से हवा उसमें पंप की जाती है ताकि लगातार पानी में ऑक्सीजन घुली रहे। दूसरा, मछली पानी में रहती है तो वो अपना यूरिन, जैसे जो मलमूत्र होता है, उसमें अमोनिया बहुत ज्यादा होता है, और अमोनिया गैस हम जानते हैं टॉक्सिक नेचर की होती है, और अमोनिया अगर पानी में घुली रहेगी तो मछलियां मरना शुरू हो जाती है। इसलिए पानी से लगातार अमोनिया को हटाना पड़ेगा, पानी में लगातार ऑक्सीजन को डिप करना पड़ेगा। प्लस मछलियों को खाने का जो फीड हम देते हैं, अगर वो थोड़ा भी ज्यादा है और वो फीड सड़ने लग गया तो वो भी एक जहरीले पदार्थ का काम करेगा। तो इसका मतलब मछली को अगर हमें पालना है तो पानी में सॉलिड वेस्ट नहीं होना चाहिए, पानी में अमोनिया नहीं होना चाहिए, और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। उसके लिए या तो बड़े समुद्र, नदी, तालाब हो आपके पास, या फिर अगर छोटे एरिया में आपको मछली को पालना है तो जिस पानी में आप मछली को पालना चाहते हो उस पानी को साफ सुथरा बनाए रखना पड़ेगा। और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए उस पानी को लगातार रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम से गुजारना पड़ता है। इसमें बेसिकली कुछ फिल्टर लगे होते हैं। इसमें एक मैकेनिकल फिल्टर होता है इस आरएएस सिस्टम में, जो सॉलिड वेस्ट होता है, ठोस कूड़ा कचरा, उसको हटाता है। दूसरा एक बायो फिल्टर होता है,
वो बायोफिल्टर में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, पानी में घुली हुई अमोनिया जो होती है NH3, उसको नाइट्रेट में बदलते रहते हैं, और नाइट्रेट फिर हवा के थ्रू बबल्स के रूप में बाहर निकल जाता है। तो कुल मिला के इस रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में जो है वो सॉलिड वेस्ट को हटाने के लिए मैकेनिकल फिल्टर, अमोनिया को हटाने के लिए बायोफिल्टर, और लगातार ऑक्सीजन को डिप करने के लिए वाटर पंप लगे रहते हैं या एयर पंप लगे रहते हैं। अच्छा, इसी के अंदर बहुत थोड़ा सा पानी, लगातार उसमें से टॉक्सिक एलिमेंट हटा के वही पानी बार बार काम में लिया जाए, रीसर्कुलेट किया जाए, तो ऐसे वाले सिस्टम का नाम क्या बन जाता है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। बस ये इतना सिंपल सा सवाल यूपीएससी ने पूछा था कि इस रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में जो अमोनिया जैसी जहरीली चीज है उसको हटाने के लिए कौन सा फिल्टर काम में लेते हैं, बायोफिल्टर। तो बायोफिल्टर में किसको काम में लिया जाता है, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल के उस पानी से हटाता रहता है। आ गई बात समझ। तो यहां पर तेलंगाना में मंत्री लल्लन सिंह जी ने एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसके अंदर इन मछलियों को पाला जाएगा, और इन मछलियों का नाम है रेनबो ट्राउट। देखिए, ट्राउट मछलियां जो होती हैं वो ठंडे पानी की अंदर पाई जाने वाली मछलियां हैं। मतलब ऐसा पानी जिसका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, ऐसे पानी में पनपने वाली मछलियों को कहते हैं ठंडे पानी की मछलियां। अच्छा, भारत के अंदर ये ट्राउट मछलियां ओरिजिनली नहीं पाई जाती है, अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी, और ये मुख्यतः भारत के जो हिमालयी क्षेत्र है, जिसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और इधर वाले कुछ एरिया, यहां पर जो नदियां हैं, तालाब है, झील है, मतलब जिनमें पानी आता है ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल के, या जिसमें तेज पानी की धारा बहती है, या जिसके अंदर तालाब में टेम्परेचर ठंडा रहता है, ऊंची ऊंचाइयों पर, पहाड़ियों पर झील विद्यमान होने के कारण उसमें ये ट्राउट मछलियां स्वाभाविक रूप से पनपती है, महंगी बिकती है, इनकी डिमांड बहुत है। तो इसका मतलब ट्राउट मछली अगर अपने को पालनी है तो पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, ये जो जहरीले पदार्थ अमोनिया जैसे इनकी अनुपस्थिति होनी चाहिए, और साथ में ऑक्सीजन लगातार आपूर्ति होती रहनी चाहिए, और टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो कम टेम्परेचर, ज्यादा ऑक्सीजन और जो जहरीले पदार्थ है उसकी अनुपस्थिति, अगर ये सब रहे तो ट्राउट मछली का पालन किया जा सकता है। हम जानते हैं तेलंगाना तो नीचे साउथ इंडिया में है, और वहां पर तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो ज्यादा टेम्परेचर में ट्राउट मछलियां नहीं पाली जा सकती, और ट्राउट मछलियां महंगी बिकती है, तो इसका मतलब इनका पालन वहां पर किया नहीं जा सकता। तो वहां पर कृत्रिम रूप से रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का यूज करके ट्राउट मछलियों का पालन किया जा रहा है, और उसी स्मार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक्वाकल्चर फार्म का उद्घाटन राजीव रंजन सिंह जी ने किया है। अब ये कहां पर स्थित है, तेलंगाना का रंगारेड्डी जिला है, उसकी तहसील, मंडल या तालुका किसको कहते हैं, तहसील कौन सी है, कंदुकूर, उसके अंदर ये नई जो है वो स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला वाणिज्यिक स्तर पर जो है वो उष्णकटिबंधीय रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम डेवलप किया गया है। यह काम करेगा वहां पर आसपास मछली पालन करने वाले जो किसान हैं उनके लिए प्रदर्शन का, मतलब आप अपने खेत में, अपनी जगहों पर ऐसे वाला सेटअप कर सकते हो, और साथ में जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो यहां से आके ट्रेनिंग ले लेंगे। उससे प्रशिक्षण और प्रदर्शन मंच, यानी कि किसानों को दिखाने के लिए इसका यूज किया गया है। बहुत ट्राउट मछली पालन भारत के अंदर उच्च मूल्य वाला, मतलब ये मछलियां महंगी बिकती है, और वैसे भी जो है वो इसके बहुत सारे फायदे किसानों को होंगे। मूल रूप से ये कहां पाई जाती है, ठंडे पानी में, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ी राज्यों में, लेकिन तेलंगाना में इसको पहली बार स्थापित किया गया है। इसके बाद में मत्स्य पालन के लिए इस रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में फिल्टर जो है उसके यूज किए जाते हैं। 2 प्रकार के फिल्टर, एक तो मैकेनिकल और दूसरा बायोफिल्टर। कम पानी के अंदर लगातार उसी पानी को बार बार सर्कुलेट करके मछली का पालन किया जा सकता है। इसके अंदर ये इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है, और साथ के अंदर मछली पालन से संबंधित भारत का कुछ आंकड़े जो अपने लिए काम के हो सकते हैं किसी एग्जाम में। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक देश है। पहले नंबर पे कौन आता है, चाइना। इंडिया का मछली पालन में दुनिया में शेयर कितना है, 8%। 2013-14 से 24-25 तक, मतलब पिछले 10 सालों में इंडिया में मछली का उत्पादन जो समुद्र और देश के भीतर फ्रेश वाटर जो या फिर मैरीन जो है वो खारे पानी की झीलें, उसमें मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, 104% की वृद्धि हुई है। जिसमें अंदर जो तालाब, झीलियां, नदियों में पाली जाने वाली मछलियां, उसमें
पहले 2013-14 में 61 लाख टन था, वो बढ़कर 147 लाख टन हो गया है। मतलब इनलैंड वाटर में 142% की वृद्धि हुई है और मरीन वाले केस में 96 लाख से बढ़कर, सॉरी, कुल उत्पादन 96 लाख से बढ़कर 195 लाख टन हो गया है। भारत के अंदर मछली उत्पादन करने वाले राज्यों में अव्वल नंबर पे कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ये पीआईबी से अपन एक उसका वहां पर मिला 2013 में, जहां पर 96 लाख टन उत्पादन था, अब कितना हो गया है? 195 लाख टन। कितनी वृद्धि हुई है? 104% की वृद्धि भारत के मछली उत्पादन में हुई। दुनिया में कौन सा स्थान है हमारा? कितना प्रतिशत मछली का उत्पादन करते हैं? 8% मछली का उत्पादन करते हैं। एक सवाल सोल्व करो तो दिखा। कौन सा ऑप्शन है? तो ये आज के लिए इतना, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।